नमस्कार, चार बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तरुणा। आज की पहली खबर में हम बात करेंगे विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर भाजपा अभी से तैयारियों में जुट गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा को और अधिक कैसे मजबूत किया जाए, अधिक से अधिक जाट वोटरों को अपने पक्ष में कैसे किया जाए। दूसरी बड़ी खबर, कांग्रेस अब संगठन को नए तरीके से मजबूत करने की रणनीति बना रही है। लगातार चुनावी हार के बाद पार्टी जिला स्तर तक अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी है। तीसरी बड़ी खबर, मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सवाल उठाया। कमलनाथ का कहना है कि मध्य प्रदेश में पुलिस पिट रही है और सरकार कुछ नहीं कर पा रही। वहीं बता दें, अमित शाह के बस्तर दौरे से पहले ही नक्सली केंद्र और राज्य सरकार से शांति वार्ता करने के लिए तैयार हो गए। नक्सलियों की केंद्रीय समिति के प्रवक्ता अभय ने एक पर्चा जारी किया। चौथी बड़ी खबर में बता दें, वहीं चलिए शुरू करते हैं चार बड़ी खबरें। विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर भाजपा अभी से तैयारियों में जुट गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा को और अधिक कैसे मजबूत किया जाए, अधिक से अधिक जाट वोटरों को अपने पक्ष में कैसे किया जाए, इसको लेकर भाजपा और आरएसएस की समन्वय बैठक हो रही है। यहां बैठक गाजियाबाद के नेहरू नगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में शुरू हो गई है। बैठक में शामिल होने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से मेरठ और ब्रज प्रांत के पदाधिकारी भी पहुंचे हैं। तमाम बिंदुओं पर मंथन हुआ। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और प्रदेश संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह भी बैठक में हिस्सा ले रहे। बैठक का सीधा उद्देश्य पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करना है और चुनाव की रणनीति और दिशा तय करना माना जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ लोनी में हुए विधायक नंदकिशोर गुर्जर के विवाद का मामला भी सुलझा सकते हैं। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से ब्यूरो हेड प्रशांत राव जुड़ गए हैं। प्रशांत, संघ और भाजपा की बैठक हुई है और इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे। क्या बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं? बिल्कुल, देखिए, आज उत्तर प्रदेश में जो है आरएसएस यानी राष्ट्रीय देश को लेकर आज समन्वय बैठक यहाँ पर है। गाजियाबाद के नेहरू नगर स्थित मंदिर में यह बैठक आउटरीच बैठक में शामिल होने तमाम जो है संघ के पदाधिकारी, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार से जुड़े हुए तमाम लोग पहुंचे इस बैठक में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ साथ में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह महामंत्री धर्मपाल पहुंचे थे। वहीं ब्रज और मेरठ क्षेत्र के भी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी इस समन्वय बैठक में शामिल हुए। इस समन्वय बैठक का उद्देश्य जो था वो यह रखा गया था कि इस बैठक के माध्यम से 2027 से मजबूत किया जा सके और साथ ही से पार्टी और देश बेहतर बेहतर तालमेल से नया मैसेज दिया जा सके। एकता का यहाँ पर मैसेज है और एकता को नीचे से ही 2027 जा सके। पार्टी की गतिविधियां क्या होंगी, नीति के विचारों का मेल जोल। बता दें कि संघ और भाजपा की बैठक हुई और इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसी को लेकर भी मंथन किया जा रहा है कि पार्टी को कैसे मजबूत किया जा सके, साथ ही बूथ स्तर पर जनता को कैसे जोड़ा जा सके। साथ ही इसी को लेकर बैठक की गई। साथ ही नए प्रदेशाध्यक्ष के नाम पर भी जल्द मोहर लग सकती है, इसको लेकर भी चर्चा की जा रही थी। वहीं आपको बता दें कि इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए हैं। वहीं भाजपा और अधिक कैसे मजबूत किया जाए, इसको लेकर भी चर्चा की गई है। अधिक से अधिक जाट वोटरों को अपने पक्ष में कैसे किया जाए, इसको लेकर भी बैठक में मंथन किया गया है। इसको लेकर भाजपा और आरएसएस की समन्वय बैठक हो रही है और यह बैठक गाजियाबाद के नेहरू नगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में शुरू हुई है। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत करी है। बता दें, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से मेरठ और ब्रज प्रांत के पदाधिकारी भी इस बैठक में पहुंचे हैं और साथ ही तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उसी को लेकर भी मंथन जारी है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से ब्यूरो हेड प्रशांत राव जुड़ गए हैं। प्रशांत, संघ और भाजपा की बैठक हुई है और उस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की है। किन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई है? हाँ बिल्कुल तरुणा, आपको बता दूं कि आज उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में नेहरू नगर स्थित सरस्वती मंदिर में
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी संगठन, इसके साथ ही सरकार के बीच में समन्वय बैठक यहाँ आहूत हुई। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और इसके साथ ही पार्टी के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह इस बैठक में मौजूद रहे। इसके साथ में ब्रज और मेरठ क्षेत्र के पदाधिकारी भी जो भारतीय जनता पार्टी के थे वो इस बैठक में शामिल रहे। संघ की इस समन्वय बैठक में यह तय हुआ है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को 2027 के चुनाव के लिए और ज्यादा मजबूत किया जा सके। इसके साथ ही संघ, संगठन और सरकार के बीच में एकता का तालमेल बना रहे और एकता के तालमेल के साथ ही जो क्षेत्रीय विकास की जो परियोजनाएं हैं उनको महत्वता दी जाए और साथ में यह भी था कि पश्चिम क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी और ज्यादा मजबूती से किस तरीके से अपने यहाँ पर जो है स्तर को मजबूत कर सके, इसको लेकर विचार विमर्श हुआ। साथ ही साथ जो समाजवादी पार्टी का पीडीए है इसका तोड़ कैसे निकाला जाए। दूसरी तरफ जिस तरीके से वहां लोनी के विधायक गाजियाबाद के नंद किशोर गुर्जर, उनके द्वारा जो विवाद यहाँ उत्पन्न हुआ है उसको किस तरीके से शांत किया जाए, आखिर में विवाद का कारण क्या है उसकी मूल तय तक जाना चाहिए। और इसके साथ ही हिंदू एकता और अखंडता को लेकर भी संघ, सरकार और संगठन तीनों काम करें, इस पर विचार विमर्श हुआ। और इस देखिए बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह, तो वही संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह को संघ की तरफ से तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं। 2027 का उत्तर प्रदेश में चुनाव है और 2027 के बाद ही किसी लोकसभा का चुनाव होना है और यह साफ कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश को काफी मजबूती चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अपनी जो है विक्ट्री यहाँ कायम रखना चाहती है और इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक में शामिल थे। तो तमाम जो मुद्दे थे वो भी संघ ने भारतीय जनता पार्टी संगठन के समक्ष रखे और सरकार के समक्ष भी रखे। पश्चिम क्षेत्र में जाट वोटों को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पाले में लाया जा सके, भारतीय जनता पार्टी का स्तर और कैसे मजबूत हो, इस पर विचार विमर्श हुआ। तो वहीं सभी जात और धर्म के लोगों को बीच में भारतीय जनता पार्टी संघ किस तरीके से और ज्यादा मजबूत हो सकता है उसको लेकर तमाम नीतियां और निर्देश यहाँ जारी किए गए हैं। साथ ही साथ ब्रज और मेरठ क्षेत्र में वहां जो आरएसएस की शाखाओं को और ज्यादा विस्तार देने को लेकर भी जो बैठक हुई है इसको लेकर भी रणनीति तय की गई है। इसके साथ ही अगर देखा जाए मुख्य मुद्दा ये रहा है कि पश्चिमी क्षेत्रों में जिस तरीके से तमाम बातें निकल कर आ रही है, चाहे विपक्ष के द्वारा हो या फिर भारतीय जनता पार्टी संगठन के द्वारा हो या सरकार के लोगों के द्वारा हो, तो उन पर खास बिंदु क्या है, उन बिंदुओं को नोट किया जाए, उस पर सरकार काम करे और संगठन काम करें, इस पर भी जो संघ की तरफ से जो है एक विचार दिया गया। दूसरी तरफ इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि यहाँ पर किस तरीके से जाति समन्वय यहाँ बैठाया जा सके और संघ के जो विचार हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, उनकी मजबूती के लिए कार्यकर्ता समय समय पर काम करेंगे और बैठकें किस प्रकार से आहूत होंगी, बैठकों का संचालन कौन करेगा, बैठकों का विषय क्या होगा, बैठकों का उद्देश्य और उद्देश्य के साथ ही बैठकों का निष्कर्ष किस प्रकार से होगा, यह सब चीजें संकलित करके जो है भारतीय जनता पार्टी संगठन और इसके साथ ही संघ तक ये चीजें जाएंगी ताकि 2027 की पृष्ठभूमि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ मजबूत हो सके। पश्चिमी क्षेत्र में जिस तरीके से देखा जाए कि लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर के द्वारा जो बातें रखी गई हैं उसको लेकर जो विवाद उपजे हैं, खासकर लोनी विधायक ने कहा है कि वो जो भागवत पाठ करा रहे थे उस दौरान जिस तरीके से उनकी कलश यात्रा निकली तो पुलिस ने उनको पर लाठीचार्ज किया, तमाम जो सनातनी हिंदू थे वो घायल हुए हैं। तो एक प्रशासन जो वहां बना है उसमें विपक्ष ने भी सरकार को घूमने का काम किया है, क्योंकि सनातन और हिंदू धर्म को लेकर जिस तरीके से लगातार संघ और सरकार दोनों वहां काम कर रहे हैं। हालांकि सरकार की नीति यही होती है कि सर्व धर्म संभाव, लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संगठन जिस तरीके से यहाँ पर अपनी विचारधारा को रखता है और संघ जिस तरीके से विचारधारा को रखता है, तो ऐसे में लोनी विधायक के जो आरोप लगे हैं, चाहे वो प्रशासन के ऊपर हो, सरकार के ऊपर हो, गंभीर मसला है, उसको भी वहां निस्तारण करने को लेकर आज संघ की बैठक में उस पर भी विचार विमर्श हुआ कि कैसे नंद किशोर गुर्जर के विवाद को खत्म किया जा सके। वहीं एकता की मिसाल जो है देश में जिस तरीके से संघ के द्वारा स्थापित की जा रही है वो सभी जगह बरकरार रहे। संघ की जो नीतियां हैं, भारतीय जनता पार्टी संगठन के जो उद्देश्य हैं वो जमीनी हकीकत पर पहुंचे और उनका निष्कर्ष निकल कर आए कि आने वाले 2027 के चुनाव में यहाँ भारतीय जनता पार्टी को जीत मिले। इसी पर संघ की बैठक हुई और इसको तमाम दिशा निर्देश सरकार को भी दिए गए हैं और उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी संगठन को भी दिए गए हैं। जी प्रशांत, अब देखना होगा कि योगी सरकार विधानसभा चुनाव के लिए जनता को कितना साथ पाती है। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
कांग्रेस अब संगठन को नए तरीके से मजबूत करने की रणनीति बना रही है। लगातार चुनावी हार के बाद पार्टी जिला स्तर तक अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी है। 3 अप्रैल को राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के सभी जिलाध्यक्षों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान बूथ से लेकर जिले की रिपोर्ट एआईसीसी को देंगे। इस बैठक में जिलाध्यक्ष सीधे राहुल को ग्राउंड रिपोर्ट देंगे, यानी संगठन की असल स्थिति को लेकर राजनीतिक समीकरणों तक सब कुछ। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या हाईकमान का यह सीधा दखल प्रदेश के नेताओं की ताकत कम करेगा या फिर ये कांग्रेस के नए संगठन मॉडल की शुरुआत है। वहीं राहुल गांधी से सीधे संवाद को भूपेश बघेल ने संगठन में पावर डिस्ट्रीब्यूशन का बैलेंस बताया है, ताकि जिला स्तर पर नेताओं को ज्यादा ताकत मिले, लेकिन हाईकमान की पकड़ भी नहीं बनी रहे। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रायपुर से संवाददाता प्रविंस मनहर जुड़ गए हैं। प्रविंस, राहुल गांधी का कल छत्तीसगढ़ दौरा है, साथ ही जिला स्तर की जो रिपोर्ट है वो मांगेगी कि, और वो राहुल गांधी जो है एक्शन मोड में भी आ गए कि क्या चल रहा है छत्तीसगढ़ के अंदर। देखिए करुणा, निश्चित तौर पर अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस लगातार जिस तरीके से चाहे वो लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे नगरीय निकाय चुनाव हो, उस पर कहीं न कहीं कांग्रेस को जो है वो निराशाजनक जो सफलता है वो हाथ लग रही है। कोई अच्छी सफलता जो तीनों चारों चुनाव में उसको नहीं मिली है। इसको लेकर जो है छत्तीसगढ़ में कई जिलाध्यक्ष भी बदले गए हैं। अब जो राहुल गांधी है वो सीधे जिलाध्यक्षों से जो है मुलाकात कर जो है ग्राउंड लेवल की जानकारी मांगे। कल आपको बता दें कि जिस तरीके से दीपक बैठ जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके साथ साथ तमाम जिला अध्यक्ष कल दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। और इस दौरान वो छत्तीसगढ़ की स्थिति के साथ साथ जो छत्तीसगढ़ के तमाम जिले जो है वो राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। वो अपने अपने जिला अपने अपने जो क्षेत्र है उसकी जो कार्य शैली है उसको कहीं ना कहीं राहुल गांधी के सामने रखते हुए नजर आएंगे। तो ये राहुल गांधी तमाम जो जिलाध्यक्ष है उनके साथ 1-to-1 चर्चा करते हुए नजर आएंगे। और जो समस्या लोगों में है, अंतर कला है, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर जो है राहुल गांधी सीधे अपने जो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष होंगे छत्तीसगढ़ के, उनसे संवाद करते हुए नजर आएंगे। तो ये कांग्रेस की एक नई परंपरा कह सकते हैं, क्योंकि इतने दिनों से क्या होता था, जो बड़े नेता हैं वो स्टेट के बड़े नेताओं से चर्चा करते थे, लेकिन जिस तरीके से अब राहुल गांधी सीधे जो है जिला अध्यक्षों से मिलकर उनकी समस्या जान रहे हैं, कांग्रेस की क्या स्थिति है, जिला में किस तरीके से काम होना चाहिए, क्या इस काम पर जो स्टेट के जो बड़े नेता हैं इसका हस्तक्षेप है, तमाम विषयों पर कहीं न कहीं राहुल गांधी अब जिला के अध्यक्ष जो हैं, जिला के जो कांग्रेस के मुखिया हैं, उनसे सीधा चर्चा करते हुए नजर आएंगे। और आने वाले जो दिन है, आने वाले समय है, उस पर कहीं न कहीं कांग्रेस को मजबूत करने की कयायत अब कांग्रेस जो है वो शुरू कर दी है। आपको बता दें कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में विधानसभा में कांग्रेस को करारी हार मिली, 64 सीट से सीधा जो है 35 सीटों पर जो है कांग्रेस आ गई। वहीं लोकसभा में जिस तरीके से 11 सीट में 2 सीट जो है कांग्रेस के पास थी, लेकिन इस बार जो लोकसभा चुनाव हुए उस पर 1 सीट भी बच पाई है। तो कहीं न कहीं अगर हम नगरीय निकाय चुनाव की बात करें तो नगरीय निकाय चुनाव में कहा जाता था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का कब्जा रहता था, सभी नगरीय जो है उस पर जो है कांग्रेस का कब्जा रहता था। पिछले बार भी तमाम जो नगर निगम है उस पर कांग्रेस का कब्जा, इस बार कांग्रेस की तमाम जो नगर निगम है वो अपने सीने पे नहीं बचा पाई और कहीं न कहीं करारी हार जो है तमाम चुनाव पर कांग्रेस को लगा है। इसको लेकर अब नई रणनीति से नए कार्य करने की जो योजना है कांग्रेस की वो सामने आ रही है। और इसी कड़ी में जिस तरीके से राहुल गांधी अब सीधे जिलाध्यक्षों से संवाद करते हुए नजर आएंगे और जो समस्या है, जो उनकी कला है, जो और कई तरह की जो परेशानी है, जो सीधे बड़ी नेताओं तक नहीं पहुंचता, क्योंकि बहुत ऐसे बड़े नेता हैं जिनकी लगातार शिकायत छोटे नेता करते हुए नजर आते थे। क्योंकि हमने चुनाव से पहले ठीक देखा कि कांग्रेस की किस तरीके से अंतर कला जो है वो सामने आते हुए नजर आया, क्योंकि छोटे नेता है, जो छोटे कार्यकर्ता है, वो कांग्रेस के बड़े नेताओं पर जो है पैसा लेकर टिकट देने का आरोप लगाते इसी समस्याओं को जो है वो समस्या का जो निदान करने के लिए जिस तरीके से अब राहुल गांधी का ये पहल सामने आ गया। और मैंने जिस तरीके से पहले कहा कि अब सीधे राहुल गांधी जिलाध्यक्ष को संवाद करते हुए नजर आएंगे, तो निश्चित तौर पर कल 3 मार्च को सभी प्रदेश के जिलाध्यक्ष जो है दिल्ली दौरे पर रहेंगे और दिल्ली में राहुल गांधी के साथ बड़े नेताओं से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। जी, आखिरकार राहुल गांधी की रणनीति क्या है और क्या हाईकमान का ये सीधा दखल प्रदेश के नेताओं की ताकत को कम करेगा?
देखिए तरुण, अगर हम राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी अब समझ चुके हैं कि कहीं न कहीं मुझे ही इंटरफेयर करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से जैसे मैंने कहा कि विधानसभा के चुनाव देख लीजिए, लोकसभा के चुनाव देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव देख लीजिए। कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार थी तो माना जाता था कि कांग्रेस काफी छत्तीसगढ़ में मजबूत है, क्योंकि जिस तरीके से काफी जो सीटें हैं विधानसभा चुनाव में 2018 की, वो कांग्रेस को मिला था, जनादेश भरपूर मिला था। इस बात से अनदेखा नहीं किया जा सकता कि छत्तीसगढ़ की जो जनता है वो कांग्रेस को कैसी आशीर्वाद दी थी। लेकिन जिस तरीके से 2023 की विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि कांग्रेस की जो गतिविधि है, कांग्रेस की जो कहें सरकार को कैसे जो कुल मिला के कहें कि सरकार को बेदखली करने में कहीं न कहीं जो जनता है वो सामने आई, तो कहीं न कहीं कुछ ऐसे चीजें रही होगी, चाहे वो अंतर कला हो, चाहे और भी कई प्रकार की जो बातें हैं वो लोगों को समझ नहीं आया। इस कारण से लोग ने जो है सत्ता से जो है उनको बेदखल करते हुए नजर आया। अब उसके बाद लोकसभा चुनाव में भी उसका परिणाम छत्तीसगढ़ में सही नहीं रहा। नगर निगम जो चुनाव हुए नगर पालिका के, उस पर भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का प्रदर्शन सही नहीं रहा। तो जी। इससे अंदेशा लगाया जा रहा है कि राहुल संवाद करेंगे, और जो धरातल की स्थिति है, क्योंकि धरातल की स्थिति अक्सर जो है बड़े नेताओं के पास नहीं पहुंच पाता, क्योंकि ऐसे में जो समस्या है, शिकायत है, सुझाव है, वो कहीं ना कहीं इस लेवल पे ही रुक जाता है। लेकिन जिस तरीके से अब राहुल गांधी सीधे तौर पर जो लोगों से संवाद के माफ कीजिएगा, जो जिलाध्यक्ष है उनसे संवाद करेंगे, तो कहीं ना कहीं उनकी जो समस्या है, सुझाव है, ये अब उनके पास से डायरेक्ट पहुंचेंगे और उस आधार पे काम करते हुए नजर आएंगे। अगर हम बात करें बड़े नेताओं की अहमियत की, तो कहीं ना कहीं अब जो छोटे नेता हैं, जिलाध्यक्ष हैं, वो सीधे कहीं ना कहीं राहुल गांधी के संपर्क में रहेंगे, सीधे जो है राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे, और अपनी जो जैसे मैंने कहा कि समस्या हो, सुझाव हो, और बहुत सारे ऐसे बातें हैं जो राहुल गांधी के सामने उन लोग समक्ष में पेश करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं कुल मिला के कहें तो ये डायरेक्ट जोड़ने का एक तरीका है, और कांग्रेस पार्टी अपने आप को छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे देश में मजबूत करने की कयायत जो है वो शुरू कर दी है। जी प्रवीण साहब, हमारे साथ बने रहिएगा। अमित शाह के बस्तर दौरे से पहले ही नक्सली केंद्र और राज्य सरकार से शांति वार्ता करने के लिए तैयार हो गए। नक्सलियों के केंद्रीय समिति के प्रवक्ता अभय ने एक पर्चा जारी किया है। अभय ने कहा है कि पिछले 15 महीनों में उनके 400 साथी मारे गए हैं। अगर राज्य और केंद्र सरकार नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन रोकती है तो हम शांति वार्ता के लिए तैयार है। अभय ने लिखा है कि छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने शांति वार्ता के लिए पहल की थी। बता दें 5 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर दौरे पर रहेंगे। इन शर्तों का जवाब दिए बगैर लगातार ऑपरेशन चलाए गए। पिछले 15 महीने में हमारे 400 से अधिक नेता, कमांडर, पीएलजीए के कई स्तर के लड़ाके मारे गए हैं। सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया। ऐसे में अब जनता के हित में हम सरकार से शांति वार्ता के लिए तैयार है। नक्सली लीडर अभय ने कहा कि इस मौके पर हम केंद्र और राज्य सरकार के सामने शांति वार्ता के लिए सकारात्मक माहौल बनाने का प्रस्ताव रख रहे हैं। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रायपुर से संवाददाता प्रवीण मनहर जुड़ गए हैं। प्रवीण, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा है और इसी को लेकर जो कवायद है वो तेज हो गई है, और ये देखा जा रहा है कि जो नक्सली है वो शांति वार्ता का प्रस्ताव रखा गया है उनकी तरफ से। जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ से पहले, आपको बता दें कि 4 तारीख को देश जो है केंद्रीय गृह मंत्री राजधानी रायपुर पहुंचेंगे, और 5 तारीख को उनका जो कार्यक्रम प्रस्तावित है बस्तर दौरे पर रहेंगे। तो कहीं न कहीं जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पहले नक्सलियों ने पर्चा जारी करते हुए जो है वो शांति समझौते के लिए जो है प्रस्ताव रखा है। कहीं न कहीं अगर हम बात कर रहे हैं कि 14-15 महीने की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उस सरकार में लगभग 400 के अधिक जो नक्सली हैं, जिस पर कई ऐसे नक्सली हैं जो काफी इनामी रही, 25 लाख और 50 लाख के जो इनामी नक्सली हैं, उनको जो है सुरक्षा बलों ने जो है वो ढेर करने में जो है सफलता हासिल की है। जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते रहे हैं कि आने वाले जो 2026 मार्च तक जो है छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करना है। इस दिशा में लगातार सरकार काम भी कर रही है, और लगातार मुठभेड़ भी जो है छत्तीसगढ़ के बस्तर जो नक्सल प्रभावित है, चाहे बस्तर की बात करूँ, बस्तर में जो तमाम जिले हैं, चाहे दंतेवाड़ा की बात करूँ, सुकमा की बात करूँ, बीजापुर की बात करूँ, कोंटा की बात करूँ, ये तमाम ऐसे
जगह है जहां घोर नक्सल प्रभावित इलाका जो है माना जाता है। इस पर लगातार पुलिस जवानों की जो है संयुक्त टीम से जो है लगातार कार्रवाई करते हुए नजर आए हैं, और इस कार्रवाई में लगातार जो है वो कहीं ना कहीं हमारे जो सुरक्षा बल है उसको सफलता जो है प्राप्त होते नजर आए हैं। और आज जिस तरीके से नक्सलियों का जो लीडर कहा जाता है उसके द्वारा एक पर्चा जारी किया गया, उस पर्चे में उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आने वाले जो समय है उस पर हम जो है शांति समझौता चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से सरकार की लगातार जो है वो आग्रह कर रही थी नक्सलियों से कि आप जो है बुलेट का रास्ता छोड़ बैलेट का रास्ता अपना और मुक्त भारत से जुड़े, इसको लेकर लगातार चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो वो लगातार जो है विरोध करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन जिस तरीके से जब केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री जो है अमित शाह वो अपने दौरे पर आए थे, जब बस्तर ओलंपिक चल रहा था, तब भी उन्होंने कहा था कि हम आने वाले 2026 मार्च तक जो है बस्तर को नक्सल मुक्त कराने की जो है करेंगे, इस पर कार्रवाई करेंगे। अब लगातार इनकाउंटर हो रहे हैं जिस पर नक्सलियों को काफी जो है नुकसान पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस बात से अगर कहें मुद्दे लगातार नक्सलियों को जो है वो नुकसान है, इसी का शायद परिणाम है कि नक्सली अब जो है वो शांति समझौते के लिए बात करने को तैयार है। तो कहीं ना कहीं केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे से पहले एक बड़ा जो है नक्सलियों में जो है खौफ देखने को मिला है, डर देखने को मिला है। शांति समझौते का जो है वो नक्सली बात करते हुए नजर आ रहे हैं, और आने वाले दिनों में जब किस तरीके से शांति समझौता होगा, सरकार किस तरीके से रणनीति बनाएगी, किस कंडीशन पे समझौता होगा, ये तो फिर आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में लगातार कार्रवाई हुई है, मुठभेड़ हुई, पर लगातार जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि काफी नुकसान नक्सलियों को हुआ है, चाहे वो नक्सलियों के मारे जाने की हो, चाहे हथियारों की हो, चाहे उनके जो सुरक्षा जो कैंप होते हैं नक्सलियों के, उनके कैंप को जो है हमारे सुरक्षा बलों ने जो है वो ध्वस्त करने का काम किया। तो कहीं ना कहीं कहें तो काफी नुकसान जो है इन 15 महीने में हुआ है, और 400 के करीब लगभग नक्सली मारे गए हैं, इसमें काफी बड़े बड़े नक्सली भी शामिल थे। अब नक्सली के जो तमाम जो लीडर्स हैं वो जो है शांति समझौते की वो आगे बढ़ रही है, और कदम जो है नक्सलियों द्वारा बढ़ाया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर इस पर सरकार जो है मिलकर एक शांति समझौते को करे, और आने वाले जो समय है उस पर बस्तर को जो है नक्सलवाद से जो है मुक्त करने के लिए सरकार जो है काम करेगी। जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी नक्सलियों की सराहना की, और साथ ही नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ा भी जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने महादेव सट्टा ऐप मामले में एफआईआर दर्ज की है। 6000 करोड़ रुपए के महादेव बुक सट्टा ऐप प्रकरण सीबीआई ने भूपेश बघेल को आरोपी बनाया है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पूर्व सीएम ने सोशल मीडिया के जरिए कई तीखे सवाल किए हैं। सोशल मीडिया पर लिखा कि 7 साल पुराने केस में जिसमें मैंने गिरफ्तारी तक दी थी, जब उस केस में कोर्ट ने मुझे सीबीआई के आरोपों से डिस्चार्ज कर दिया तो अब नया खेल शुरू किया गया है। पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनना और पंजाब का प्रभारी बनना इन लोगों को खटक रहा है, लेकिन हम डरने और झुकने वालों में से नहीं हैं। और आगे कहा, ये सारी रचना इस प्रकार रची जा रही है कि भूपेश बघेल को गिरफ्तार किया जा सके। भूपेश बघेल ना पहले डरा था और ना अब डरेगा। मैंने पहले भी गिरफ्तारी दी थी। हम भागने वालों में से नहीं है, सत्य के मार्ग पर चल रहे थे और आगे भी चलते रहेंगे। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रायपुर से संवाददाता प्रवीण मनहर जुड़ गए। प्रवीण, महादेव सट्टा ऐप को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है, और उन्होंने ये भी कहा है कि 74 एफआईआर उन पे पहले से ही दर्ज थी। देखिए तरुण, अगर मैं महादेव ऐप की बात करूं तो जिस तरीके से तत्कालीन जब मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल, तब उनकी सरकार में जो है 74 एफआईआर जो है उनके द्वारा लगे। लेकिन जिस तरीके से अब एक नया मामला सामने आया है, भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के, उनके ऊपर आज से लगभग 3-4 दिन पहले एफआईआर हो गई थी। दिसंबर 2000 को उन पर एफआईआर हुई थी। लगभग उसमें 21 लोगों का नाम है, जिसपे 6 नंबर का पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम है। लेकिन इसकी जो है जानकारी कल जो है सामने आई है। अब जो है भूपेश बघेल लगातार इस कार्रवाई को लेकर हुए तंज कसते हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि महादेव सट्टा ऐप जो है चल रहा है तो इसकी संरक्षण से चल रहा है, क्योंकि सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, ऐसे में
जब हमारी सरकार रही तब जो है हमने जो है कार्रवाई शुरू की थी, और उस समय जो है 74 एफआईआर हमारे शासनकाल में हुई। लेकिन अब जो है अगर चल रहा है तो आखिरकार इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, उन्होंने यह तक भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर अमित शाह हो, गृह मंत्री, या अपने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव, इनकी संरक्षण में महादेव को चलाने का आरोप भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगाते हुए नजर आए। क्योंकि जिस तरीके से लगातार भूपेश बघेल के ऊपर कार्रवाई हो रही, चाहे ईडी का हो चाहे सीबीआई का हो, तो कहीं न कहीं भूपेश बघेल का जो छवि है वो धूमिल होते हुए नजर आ रहे हैं। इसको लेकर अब जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस वार्ता की, और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से जो है महादेव सत्ता ऐप है उसके जो मुख्य सरगना है उस पर कार्रवाई नहीं होने पर जो है वो चिंता जताई। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, राज्य में भी बीजेपी की सरकार है, अगर उनके में हिम्मत है तो उन लोगों पर कार्रवाई करे। आखिरकार उन लोगों पर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है, किनकी उनकी सुरक्षा है, किस जो नियम कानून से कार्रवाई कर रहे हैं। और जिस तरीके से उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अब मेरे जो कद है वो कहीं न कहीं बढ़ते हो नजर आ रहे हैं, चाहे महासचिव की बात करें, पंजाब प्रभारी की जो है वो कांग्रेस ने उनको जिम्मेदारी सौंपी है, तो कहीं न कहीं इससे जो है बीजेपी डरी हुई, ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है। और कहीं न कहीं मुझे गिरफ्तार कराने की साजिश जो है बीजेपी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। भूपेश बघेल को जो है बैठाने की कोशिश, दबाने की कोशिश बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। ऐसा जो है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, वो लगाते हुए नजर आए। क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बात करें, जब कांग्रेस की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, तब महादेव सत्ता एक पर कहीं न कहीं बवाल मचा था, चर्चाओं पर रहा और आज भी चर्चाओं पर है, जिस पर कहीं न कहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम भी सामने आता रहा है। और आज जिस तरीके से स्पष्टतः जो सीबीआई की जो एफआईआर है उस पर जो है 6 नंबर पर भूपेश बघेल का नाम है, तो कहीं न कहीं हालांकि एफआईआर पुरानी है, लगभग 3 से 4 महीने पहले की है, दिसंबर में एफआईआर हो गई थी, लेकिन इसे कल जो है सामने लाए गए हैं। इसको लेकर भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तंज कसते हुए नजर आए कि आखिरकार इतने दिनों तक जो है वो इस एफआईआर को क्या दबा कर रखा गया, इतने दिनों बाद जो है वो कहीं लाया गया। इसको लेकर भी भूपेश बघेल जो है वो कटाक्ष करते हुए नजर आए। और आने वाले समय में जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जो है भूपेश बघेल न कल डरा था, न आज डरा है और न डरेगा, तो ये कुल मिला के कहें कि अब महादेव पर कहीं न कहीं भूपेश बघेल पर भी अब एफआईआर हो गई है, उनको भी अब आरोपी बनाया गया है। जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल 4 बड़ी खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।